हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं और उसका नाम है संयोजकता। हम अष्टक के नियम को देखते हैं। सबसे पहले अष्टक का नियम क्या कहता है। अष्टक का नियम किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही कहता है अष्टक का नियम। क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक सिंपल सी भाषा में देखते हैं तो अष्टक का नियम यही कहता है कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि वह जो है परमाणु स्टेबल हो सके, यानी कि स्थायित्व को प्राप्त कर सके, ताकि वह परमाणु स्थायी हो सके और किसी भी अन्य परमाणु से क्रिया न करें क्रिया ना करे। चलिए अब हम संयोजकता को देख लेते हैं कि संयोजकता क्या होता है। क्या होता है संयोजकता? संयोजकता को क्या होता है? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है? संयोजी कक्षा कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाकर आपको बता देते हैं। ये परमाणु का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरह से आप लोग भी हमारे साथ साथ बनाते चलिएगा। एक और बना लेते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि परमाणु के सबसे केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था कि ये सभी जो है परमाणु के बाहर जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा। ये क्या है? परमाणु की कक्षा है। परमाणु की कक्षाएं हैं ये सभी कक्षाएं, और इन सभी कक्षाओं का एक नाम है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या नाम है। ये हमारी पहली कक्षा है और इसका नाम है के। ये हमारा दूसरा कक्षा है जिसका नाम क्या है? एल है। ये है तीसरा कक्षा जिसका नाम एम, और ये है लास्ट का चौथा कक्षा जिसका नाम क्या है? एन है। और परमाणु के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? नाभिक। और इसी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। और ये जो है बाहरी कक्षाएं होते हैं जिसका नाम के, एल, एम, एन है। इन कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। क्या होता है? इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें देखते हैं संयोजी कक्षा किसे कहा जाता है? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहा जाता है। संयोजी कक्षा कहा जाता है। तो इस परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा कौन हुआ? तो ये हमारा एन जो है वो सबसे बाहरी कक्षा हुआ। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संयोजी कक्षा। क्या बोलेंगे? संयोजी कक्षा। अब हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलिए देखते हैं। किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में किसी भी परमाणु के सबसे
बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे होता है। किसी परमाणु का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए लेते हैं हम कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। कल ही हमने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के जो परमाणु है उसकी संरचना बना लेते हैं कि कैसे होता है। यह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साथ साथ आप लोग भी बनाते चलिएगा। ये है हमारी दूसरी कक्षा और ये है हमारी तीसरी कक्षा। तो हमने बताया आपको अभी कि परमाणु के जो है केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये हमारा क्या है? नाभिक है। और इसके बाहर की जो कक्षाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु की कक्षा है। ये क्या है? परमाणु कक्षा, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चलिए, और इन कक्षाओं का नाम क्या है? पहली कक्षा का नाम K है, दूसरी कक्षा का नाम L, तीसरी कक्षा का नाम M है। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल ही बता दी थी। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बता देते हैं। तो कल ही हमने आपको बताया था, क्या बताया था? सबसे पहले आपको कक्षाओं के नाम लिखने हैं। पहली कक्षा कौन है? K, दूसरी कक्षा का नाम क्या है? L, तीसरी कक्षा का नाम है हमारा M और चौथी कक्षा का नाम क्या है? N है। तो इन कक्षा में आपको ये भी बता दिया था कि इन कक्षाओं में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि पहली कक्षा जो K है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और दूसरी कक्षा L, अधिकतम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और चौथी कक्षा में अधिकतम कितने? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये क्या होते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉन है ये। और ये हमारी कक्षा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन परमाणु में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कक्षा कौन सी है हमारी? K। तो जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 6 में से 2 घटा दिए तो कितने बचे? 4। तो इस 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसको किस में डालेंगे? उसको हम दूसरी कक्षा में डालेंगे। और दूसरी कक्षा में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 8। तो हमारे पास अभी हैं कितने? 4। तो चलिए हम 4 ही डाल देते हैं। 4। अब इसको चलिए हम यहाँ इस परमाणु की संरचना में इस इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये हमारा K कक्षक है और K कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अभी हमने देखा 2। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हुआ और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। और L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4। तो हम चलिए देखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर डाल देते हैं। 1, ये हमारा 2 हुआ, ये 3 और ये हुआ हमारा 4। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आपको पता चला होगा कि इस कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। वो कैसे पता चला? कि इसमें सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4 है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो हमारे पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कार्बन की संयोजकता इससे कितनी हुई हमारे पास? 4। समझ गए आप लोग? तो क्या हुआ? कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? संयोजकता हुई हमारे पास 4। ऐसे ही चलिए हम आपको जो है बेरिलियम का निकाल के दिखा देते हैं। किसका निकाल के दिखाते हैं? बेरिलियम का। बेरिलियम का सूत्र क्या होता है? Be होता है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? वो होता है 4। तो चलिए इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको अभी फिर से परमाणु की संरचना नहीं बना के बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको कक्षाओं के नाम लिख के बता रही हूँ कि उसके इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं।
तो ये K कक्षक है हमारा, ये L कक्षक है, ये M कक्षक है और ये हमारा N कक्षक है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें तो अधिकतम 8 होती है, M में अधिकतम 18 और N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए, हमने आपको कल ही बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सबसे पहले हमारे पहली कक्षक में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2, क्योंकि इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बाकी अभी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी कक्षक में डालते हैं और दूसरी कक्षक का नाम क्या है? L है, जिसमें अधिकतम तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बस हमारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ? अभी ये हमारी सबसे बाहरी कक्षा हुई कि नहीं? क्योंकि इसके बाद तो M में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और ना ही N में, तो हमारे पास सबसे बाहरी कक्षा कौन सी हुई? वो है हमारी L कक्षा, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इस बेरिलियम जो परमाणु है इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। तो क्या हो गया? जो बेरिलियम परमाणु है, तो बेरिलियम परमाणु की संयोजकता जो है, परमाणु की संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। तो चलिए, अब हम एक बार संयोजकता की परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है। क्या देखते हैं? संयोजकता की परिभाषा। संयोजकता, अभी हमने आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्षक के बारे में बता दिया है। अब हम क्या बताने वाले हैं? आपको संयोजकता के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में क्या है? परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए, अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया करता है। और यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने से, और यह आपस में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करने से क्या होता है? साझेदारी करने से या उनको ग्रहण करने से, ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। क्या होता है? उनका या तो ग्रहण करने से या उनका त्याग करने से होता है। और परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए क्या करते हैं? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? आवश्यकता, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि साझेदारी की बात करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वही उस तत्व का क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। वही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। संयोजकता कहलाता है। चलिए, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे। चलिए फिर से एक बार सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। परमाणु अपने अंतिम कक्षा में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करता है? क्रिया करता है। और वह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके या उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। क्रिया कैसे करता है? या तो परमाणु को त्याग करेगा या तो फिर उनका क्या है? ग्रहण करेगा। उसके माध्यम से वो परमाणु क्या करते हैं? क्रिया करता है, ताकि वह अपने अष्टक को पूर्ण कर सके। और क्या करता है? हर इंसान जैसे अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है ना, वैसे ही क्या होता है, परमाणु भी अपने अष्टक को पूरा करके जो वो स्टेबल होना चाहता है, ताकि वह किसी से भी क्रिया ना करे और किसी भी परमाणु के पास भटकता ना रहे, वह अकेला और स्वतंत्र रहे, यही चाहता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं और कि संयोजकता के बारे में क्या।
हम आपको जो है ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता निकाल के दिखाते हैं। चलिए देखिए, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, कल ही हमने आपको बताया है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को हम O से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम कक्षाओं के नाम लिख लेते हैं। पहली कक्षा का नाम K, दूसरी कक्षा का नाम L, तीसरी कक्षा का नाम M है और चौथी कक्षा का नाम है हमारा N। तो चलिए देखते हैं। पहली कक्षा में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली कक्षा में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पर हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 हमने ऑलरेडी K कक्षा में भर दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। तो हम जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरी कक्षा में भर देते हैं। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 6। यानी कि ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, बताइए, 2 इलेक्ट्रॉनों की। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी इसको, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। तो जैसे मान लो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है फिर किसी भी परमाणु से क्या है, क्रिया नहीं करेगा। तो अभी तो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए ये क्या करता है, दूसरे परमाणु के साथ जो है वो क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि ये जो है अष्टक पूर्ण करना चाहता है। और अष्टक क्यों पूरा करता है, अष्टक पूर्ण करने के बाद क्या होता है, ये परमाणु जो है स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ये स्टेबल हो जाते हैं, फिर ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए सभी परमाणु क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु का जो है संयोजकता कितनी हो गई, 2। कैसे पता चला कि हमको इसमें अष्टक को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 2। तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉनों की, हमको अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, या तो हम उसको ग्रहण करते हैं या फिर उसका त्याग करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, संयोजकता बोला जाता है। अभी अभी हमने आपको लिखाया भी है। चलिए ठीक है, अब हम आपको नाइट्रोजन परमाणु का भी निकाल के दिखा देते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो चलिए देखते हैं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी। सबसे पहले हम कक्षक बना लेते हैं। K कक्षक है, L कक्षक है, ये हमारा M कक्षक हो गया और ये बचा हमारा अब N कक्षक। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं, नाइट्रोजन का क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले पता है आपको कि K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो बचे हुए इस 5 इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी कक्षा में डाल देंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 5 हो गया। तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, नाइट्रोजन को जो है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, मतलब ये जो परमाणु है वो स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इनके बाहरी कक्षा में। तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो क्या होती है, वो होती है हमारी 3। क्या होती है, 3 होती है। तो समझ गए आप लोग, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। वो कैसे होती है पता चल गया ना। संयोजकता क्या होता है, किसी भी परमाणु को अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों की या तो आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वो या तो ग्रहण करता है या तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। 2 ही चीज़ करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है या तो त्याग करता है या फिर साझेदारी करता है। तो इससे जो भी इलेक्ट्रॉनों की, जितने भी इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी करता है उसी को क्या बोलते हैं, हम संयोजकता बोलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3 हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं फ्लोरीन परमाणु का। फ्लोरीन की संयोजकता देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, हमारा होता है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। कितना होता है, 9 होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कक्षाओं का बना लेते हैं, K, L, M
और ये हमारा हुआ N। तो K कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम? K कक्षक में अधिकतम तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद 9 में से 2 घटा दिए तो हमारे पास कितने बचे? 7। तो L कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और आपको पता है कि L कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको जो है अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर इसको कोई भी दूसरा जो परमाणु है उसको 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो क्या होगा? इसकी जो संयोजकता है, मतलब ये परमाणु का जो है क्या होगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जब ये अष्टक पूर्ण कर लेगा तो क्या होगा? ये परमाणु स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, फिर ये किसी से भी क्या है? क्रिया नहीं करेगा। तो चलिए, तो इसको जो है इस फ्लोरीन परमाणु को जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ रही है? 1 इलेक्ट्रॉनों की। तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी? फ्लोरीन की संयोजकता होगी। तो फ्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई? फ्लोरीन की संयोजकता होगी 9। कितनी होगी? फ्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरह आप बाकी भी जो बचे हुए परमाणु हैं उनकी संयोजकता आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी परमाणु का। तो आज हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं बनाते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इसको जो है अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।